खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी में चुनाव के 5वें फेज में 9 जिलों की 52 सीटों पर भी आज वोटिंग हो गई। इस बीच राम मंदिर राग एक बार फिर जमकर उछाला गया। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा कि जितना अहम विकास है उतना ही अहम राम मंदिर भी है और राम मंदिर के बिना विकास की बातें बेकार है। अयोध्या में रहना है तो राम मंदिर कहना है, मस्जिद तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ जिद है, यह उनका कहना था। उधर अयोध्या के हनुमानगढ़ी अखाड़े के महंत ज्ञान दास ने साफ कह दिया कि इस बार लोग मंदिर नहीं विकास के नाम पर करें वोट, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर सिर्फ लोगों को छला गया है। उनका कहना है कि 1992 में बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के कारसेवकों ने जिस ढांचे को गिराया वो मस्जिद थी ही नहीं, वो मंदिर था जहां भगवान की पूजा हो रही थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में वाकई मंदिर मस्जिद अब भी चुनावी मुद्दा है? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। क्या राम मंदिर के बगैर अयोध्या की तरक्की अधूरी है? क्या राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं को धोखा दिया गया? क्या मंदिर मस्जिद अब भी यूपी में इंतखाबी मसला है? उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात आती ही बीजेपी को न सिर्फ राम की याद आती है, बल्कि राम मंदिर बनाने की बात इलेक्शन में हमेशा मौजूए बहस होती है। ये जानने के बावजूद कि राम मंदिर का मामला अदालत में ज़ेरे समात है और बगैर अदालती हुक्म के ये मुमकिन नहीं। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर की तामीर का वादा किया है। बीजेपी के कदावर लीडर अब राम मंदिर के बहाने ही यूपी में अपनी नैया पार लगाने में मसरूफ हो गए हैं। बीजेपी के लीडरान यके बाद दिगरे राम मंदिर मामले में बयानात देते रहे हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने राम मंदिर मसला उठाते हुए कहा था कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। वहीं राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट विनय कटियार ने कहा कि राज्यसभा में अक्सरियत आने के बाद कानून के अमल के तहत राम मंदिर तामीर किया जाएगा। है का मुख्य मुद्दा अब तो चुनाव दनादन होते जा रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा, सबके साथ सबका विकास, यही मुद्दा है। हाथी पैरालाइज हो गया, हाथी बैठ गया है और सबका साथ सबके विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब चलेगा तो होने दो ना, क्यों जल्दी है, सब काम करेंगे। आवाम को तरक्की, तालीम, रोजगार चाहिए, क्योंकि आवाम समझ चुकी है कि अयोध्या में उस वक्त तक मंदिर की तामीर नहीं हो सकती जब तक मामला अदालत में। अयोध्या के लिए तो इशू ही इशू है। अयोध्या में तो मंदिर मस्जिद मामला कितना दिन से लंबित पड़ा हुआ है, इसको सॉल्व नहीं कोई करवा रहा है, इसको उलझा रहे हैं। और जब भी यहाँ ये चुनाव होता है तभी राम मंदिर बनने लगता है। ये तो आपको पता है, 25 साल से हम लोग परेशान हो चुके हैं। तो अभी हम लोग पूरे प्रदेश सहित पूरे अयोध्या का जो विकास हो रहा है उस मुद्दे पर आए हैं। अगला आने वाला कौन विकास करेगा कौन नहीं करेगा उसके लिए आए। वाज़ेह है कि अयोध्या के नाम पर यूपी में हुकूमतें बनी और गिरी, मगर मंदिर मामला जूं का तूं बरकरार है और न ही अयोध्या की हालत में कोई बेहतरी हुई है। और अब अवाम फिरका वारियत की जगह तरक्की की बातों पर तवज्जो दे रही है, जो एक अच्छा इशारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या मंदिर मस्जिद अब भी यूपी में चुनावी मुद्दा है? जिस तरह से इस पूरे मसले को बार बार चुनावों के दौरान तूल देने की कोशिश की जाती है, इस बार भी यह कोशिश बदस्तूर जारी है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अनिला सिंह जी मौजूद हैं, जो कि यूपी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर एच.एस. रावत आज मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। अनिल यादव स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, बस थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। विजय शंकर तिवारी जी नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। नईम अब्बास साहब बीएसपी के युवा तेज तर्रार लीडर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश नाइक साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भोपाल से आज हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले अनिला जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, विनय कटियार आपकी पार्टी के सांसद हैं, धाकड़ नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं। लगातार आपकी पार्टी कहती आई है कि विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, लेकिन वो अलग लाइन लेते हुए नजर आते हैं हर बार। इस बार भी उन्होंने अलग लाइन ली है। वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के बिना विकास की सारी बातें खोखली हैं। क्या कहेंगी आप? ये जानबूझकर राम मंदिर के मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश है ताकि इस इश्यू पर ध्रुवीकरण किया जाए, या फिर कहीं ना कहीं उनकी बात आपको भी जायज लगती है?
नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि जब जब राम मंदिर का विषय आता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों उसके साथ जोड़ा जाता है। हर हिंदू की ये आस्था का विषय है, इसको हम एजेंडा नहीं बना सकते। आस्था और एजेंडा दो अलग अलग चीजें हैं, और बिना ईश्वर के आशीर्वाद के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। आप किसी भी कार्य में आप हाथ डालें, जब तक हमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं मिली होती, आशीर्वाद नहीं मिला हुआ होता है, हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं विनती करूंगी आप सब से भी और आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कि जब जब रामलला मंदिर बनने का विषय आता है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही ये विषय नहीं है, आस्था नहीं है, हर हिंदू की है। तो यहाँ केवल बीजेपी को ना जोड़े, हर हिंदू को जोड़ लें, उससे अनिला जी ये सवाल आपसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी दूसरी पार्टी की तरफ से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की जाती। ऐसा हम नहीं देख रहे हैं चुनावों के दौरान, इस चुनावों के दौरान भी नहीं देख रहे हैं। बार बार अगर जिक्र किया जा रहा है तो आप ही की पार्टी के नेतागण इसका जिक्र कर रहे हैं। तो आरोप यह लगाता है विपक्ष की कहीं ना कहीं इस मुद्दे का जिक्र करके कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है वोटर्स को। बोलने दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, बताने तो दीजिए, सब कुछ आप ही बोल देंगे समीर जी। बोलिए बोलिए अनिला जी, आप ही का टर्न है, बोलिए। कारण ये है समीर जी कि जो बात मैं बोल रही हूँ, सुनिए शांति से सुनिए। बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें इतना साहसी नहीं है कि वो खुलकर बोल सके, और उन राजनीतिक दलों में जिनके आपने देखा है सबके मुखिया जो हैं हिंदू हैं, मन से चाहते हैं कि भैया वहां पे राम मंदिर बन जाए, परंतु तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, वोट बैंक साधना है, तो खुलकर कैसे बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है। जहां जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए, वो साहसपूर्ण बहुत आगे कदम रखती है और बोलती है और कहती है। बहुत सारा प्रहार हमें झेलना पड़ता है और झेलते आ रहे हैं, उससे हम बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, पर जो सत्यता है उससे हम पीछे भी नहीं हटेंगे। हर हिंदू की आस्था का सवाल है, हर हिंदू की, मैं आपको बता दूं। अभी हर हिंदू की आस्था का सवाल है और चुनावों के दौरान दल में भी होंगे, ये आपको जरूर याद आएगा। मुकेश नाइक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साधने की प्रयास कर रही है। ठीक है, मुकेश नाइक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश नाइक साहब, अनिला जी की बातें आपने सुनी, आप जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि सबके मन में तो यही भावना है, यही भाव है, लेकिन बीजेपी के नेता खुलकर बोल देते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत है। आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है इसलिए उसका जिक्र नहीं करते। मुकेश नाइक साहब, मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन यहां से आवाज वहां नहीं जा रही है, वहां नहीं जा रही है आपके पास तक। जी बोलिए, आप अपना पक्ष रखिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये ठीक कहा गया है कि हिंदुओं के साथ छल किया गया है। मैं भी एक हिंदू हूं और रामचरितमानस पर मैंने डॉक्टरेट किया है। मेरी आस्था, जो अभी अनिला सिंह कह रही थी कि हमारे राजनीतिक दल के लोग, बीजेपी के लोग खुलकर बोलते हैं, दूसरे दल के लोग नहीं बोलते। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि कब तक धार्मिक आस्थाओं के नाम पर आप शोषण करते रहेंगे? कब तक धर्म को राजनीति का औजार बनाते रहेंगे? कब तक भगवान राम को आप अपना पोलिंग एजेंट बनाते रहेंगे? और ये बता दीजिए, मैं सहमत हूं, मंदिर बनना चाहिए। कब मंदिर बना रही हैं आप? कितनी तारीख से काम शुरू कर रही हैं? जब भी चुनाव आता है आप राम राम करने लगते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो टैटे करने लगते हैं। ये क्या तरीका है? भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों से आप पिछले 25 साल से ध्यान देश का हटाते हैं और आप मंदिर भी नहीं बनाते हैं। कब मंदिर बनाएंगे बताइए? एक कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं तैयार हूं, भगवान राम मेरी, इसका जवाब वो कैसे दे सकती हैं? इसका जवाब बीजेपी कैसे दे सकती है? मुकेश नाइक साहब, ये बात तो आपको भी पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अनिल यादव साहब, आप थोड़ा देर से जुड़े, अनिला जी का ये आरोप है और सबसे ज्यादा आरोप तो तुष्टीकरण का, अपीजमेंट का। ठीक है अनिल यादव जी, सबसे ज्यादा अपीजमेंट का आरोप तो समाजवादी पार्टी के ऊपर लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी कर रही है। वो कह रही है कि भावना आप लोगों की भी वही है राम मंदिर को लेकर, लेकिन उसको प्रकट नहीं किया जाता क्योंकि अपीजमेंट की राजनीति करनी है आपको। देखिए, अनिला जी कुछ भी कह सकती हैं, वो अपने कहने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ। पर मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के इस तरह के बयान इस समय पर यह दिखाता है कि पिछला ये जो आज 5वां चरण समाप्त हो गया है,
अब इन्होंने मान लिया, क्योंकि अब देखिए अब आगे अगर ये कितना ही अच्छा भी कर लें या बुरा कर लें, अब तो ये हार चुके, ठीक है। और अब लगातार आप देखिएगा मुद्दे यही आते रहेंगे। मैं समझता हूं आज उत्तर प्रदेश में ना तो मंदिर का नहीं, तो इसका फायदा हो रहा है क्या? ये मंदिर मस्जिद का जब जिक्र निकलता है, वोटर्स पोलराइज होता है, मैं आपको तो इसका फायदा हो रहा है क्या बीजेपी को? मतलब समाजवादी पार्टी का गणित क्या कह रहा है? आप मेरी बात सुनिए, देखिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव में उतर रही है। और यहां तक कि मैं समझता हूं अयोध्या के लोग भी आज वो नौजवान अपने रोजगार की बात जरूर नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि भैया आपने 2014 में कहा था कि सब 2 करोड़ रोजगार पैदा करूंगा, आपने 16 साल में सबसे कम किए हैं। उनको आज बहुत ज्यादा फर्क और चीजों से नहीं पड़ता, उन्हें ये चाहिए कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, रोड कैसे अच्छे बने, उनका लाइफस्टाइल कैसे अच्छा हो पाए। और ये लोग सुन लीजिए ना अनिला जी, मैं सुन लीजिए, पूछिए समीर देखिए ये लोग लगातार आप देखेंगे कि तो कम से कम मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी कहां से एकदम से कब्रिस्तान शमशान पे आ गए, कहां से ईद की बिजली और दिवाली की बिजली पे लेके आ गए, अगले ही दिन हम लोग आंकड़ों के साथ आ गए। इस मुद्दे को भी आप उसी कैटेगरी में रखते हैं आज जिस बात का जिक्र विनय कटियार ने किया? बिल्कुल, देखिए एक बात साफ है इस बात से कि जो मुद्दा कोर्ट में है उस पर किसी को भी स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? क्या ये मुझे ये बता दीजिए, मैं भी इतना सा पूछना चाहता हूं कि क्या कोर्ट में जो शामिल कर लूं अनिला जी, कोर्ट में बात रख लेने दीजिए, कोर्ट में ये मामला है, क्या ये कोर्ट के बिना आदेश के बिना भी ये मंदिर बनवा देंगे? क्योंकि आदित्यनाथ तो कह रहे थे कि मैं साल भर में मंदिर बनवा दूंगा। विनय कटियार ने आज कहा कि अयोध्या में रहना है और राम मंदिर कहना है। और इन सब की बातें खोखली उन महंत ने साबित कर दी जो हनुमानगढ़ी के महंत थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ना मंदिर इन्होंने इतनी सालों से बनाया है और ना ही ये बनाएंगे, ये हिंदुओं का भी अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नईम अब्बास साहब, आज जिसका जिक्र किया हनुमानगढ़ी के महंत जो हैं, महंत ज्ञानदास, उन्होंने साफ कहा कि मंदिर के नाम पर वोटर्स को सिर्फ छला गया है, इसलिए सिर्फ विकास के नाम पर वोट कीजिएगा, मंदिर के नाम पर तो वोट बिल्कुल ना कीजिएगा। आप समर्थन करते हैं उनकी इस बात का? जी बिल्कुल, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और ना ये कोई मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दा तो देखिए छल कपट वाला ही मुद्दा है। हमेशा इस मुद्दे को अगर किसी पार्टी ने उठाया तो बीजेपी ने उठाया। इनके नेता जो विनय कटियार हैं वोट डालते ही कहते हैं कि जी मंदिर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? ये मंदिर का मुद्दा, ये मस्जिद का मुद्दा, ये नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट के लिए वेट करें, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सबको माननीय होगा। दूसरी चीज ये है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करेंगे कि वहां पे ना मंदिर बने ना मस्जिद बने, वहां पे कोई ऐसा चीज बन जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए जो सबके लिए काम आए। सबकी अलग-अलग राय है इस मसले पर, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में तो फिर इस मसले को उठाने का अहम चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के वक्त बार-बार क्या तुक है, ये एक वाजिब सवाल है। ठीक है विजय शंकर जी, क्या आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी दौर में वोटर्स को लुभाने के लिए, वोटर्स को पोलराइज करने के लिए, मैं आऊंगा डॉक्टर रावत साहब, ही इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है जानबूझकर नेताओं की तरफ से? समीर जी झूठ के पैर नहीं होते हैं। आपने सुना होगा झूठ के पैर नहीं होते हैं, और जिसके पैर नहीं होते हैं, अभी 2 महीना पहले भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे, शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए हैं। 500 वर्ष पुराना विषय मंदिर का, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब अगर सच्चाई नहीं होती तो आज हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे होते, और जैसे मुद्दे थे वैसे मुद्दे ये भी लुढ़क जाते। दूसरी बात ये है कि हम जो बार बार नहीं मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए उठाया जाता है ना, हो तो कुछ नहीं रहा और ना कोई कुछ कर सकता है। ये मुद्दा, ये सबको ये नाम लेने से रोका किसने है? जब बार बार एक बात कहते हैं, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि अच्छी शासन व्यवस्था का आज तक सर्वोच्च मानक कोई रहा है, उसको राम राज्य कहा गया है। आप जाते हैं किसी आयुर्वेद संस्थान में चले जाइए तो आपको धन्वंतरी का चित्र मिलता है, आप किसी विद्यालय में चले जाइए तो आपको मां सरस्वती का चित्र मिलता है। तो ये तमाम बातें तो हिंदुस्तानी कल्चर का एक हिस्सा है। नहीं ना, हाँ, कौन इनकार करता है? तो राम राज्य की जब कल्पना हम करते हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं तो बिना राम के, और तो दूसरी बात क्या है, अगर हम केवल मंदिर की बात कर रहे होते, समीर जी आप भगवान राम के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। सुनिए तो समीर जी, अगर केवल मंदिर की बात कर रहे होते तो हम 30,000 मंदिर की बात करते, हम एक मंदिर की भी बात नहीं करते। हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की बात कर रहे हैं। अहम विषय है कि जन्मभूमि की मंदिर की बात हो रही है, और वो बार बार अगर नहीं करेंगे तो ये तो यहां तक कहा गया है कि राम थे ही नहीं, राम सेतु नकार दिया गया, राम को नकार दिया गया। तो अगर ये बार बार याद नहीं करेंगे तो हमारे समाज में अनिल यादव जी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो ये चाहेंगे कि ये मुद्दे ही खत्म हो जाए, भगवान राम का नाम ही खत्म हो जाए। इनको याद दिला दूं, इनको एक बात याद दिलाता हूं। इनके ही सरकार के एक मंत्री से पूछा कि अब आपकी सरकार बन गई है, अब बताइए मंदिर कब बनेंगे? तो उन्होंने कहा बीजेपी इज नॉट द कंस्ट्रक्शन कंपनी।
तो आप ये मुझ पे बात कर रहे हैं? नहीं, रावत साहब नहीं, सुन लीजिए, आपने बात रखी है। मेरा पॉइंट समीर भाई ये था, जो मामला, अरे आप कैसे धकेल देंगे किसी को? जो मामला, अरे कैसे धकेल देंगे आप सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े हैं। नहीं, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, क्यों चुनाव से पहले आपको इस बात की याद आती है? मैं करता हूँ। जो मेरा एक अनुरोध है, मुझे एक छोटा सा मुझे जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, अच्छा एक बात सुन लीजिए, बिल लाने की बात करते हैं, एक बात सुन लीजिए, तो लाइए ना, किसने रोका है? बताइए। लेकिन बताइए ना, तौर पर तो बात कीजिए। ये ना अरे आप लाइए तो सही, आप लाइए तो सही, 7 और 12 साल के अंदर बना देंगे। ये तो बेफिजूल के दावे हैं ना, बेफिजूल के दावे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आप कैसे बना लेंगे? आगे भी एक रास्ता है, वो है संसद में बिल। हाँ, संसद में बिल है वो। किसकी सरकार है संसद में? आप बताइए मेरे को। हम उस सरकार से भी कहते हैं और आपसे भी कहते हैं। अरे आप उस सरकार से, आप उस सरकार की टीम है, उसको चुनाव लड़वाती है। अगर वो आपकी बात नहीं मानती तो आप छोड़िए, फिर आप उस टीम से अलग हो जाइए। देखिए रावत साहब बैठे अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। रावत साहब, क्या आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ ये इशू तभी निकलता है जब इसका सियासी फायदा लेना होता है? समीर भाई जी, यहाँ पर नायक साहब भी बैठे हैं, अनुराग सिंह जी भी बैठी हैं और यादव जी भी बैठे हैं। अब तीनों ये जिम्मेवार पार्टियों के व्यक्ति हैं। अभी कह रहे हैं कि उसी समय याद आता है, ऐसा नहीं है। मान लो बीजेपी बनाने की कोशिश करती है तो समाजवादी पार्टी उसको तोड़ने की कोशिश करती है। कांग्रेस ने मंदिर के पट खुलवा दिए तो वो उसका दूसरे तरीके से करने की कोशिश करती है। धर्म के इर्द गिर्द राजनीति रहती है। कब तोड़ा? आप धर्म के इर्द गिर्द राजनीति रहती है। आप कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं ले रहे। आप कैसे आप बतौर हिंदू धर्मगुरु, अनिल जी आप हिंदू हो, कैसे हिंदू आप मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए। आप एक हिंदुस्तान के रहने वाले व्यक्ति हो, आपके राम की जन्मभूमि पे झूठ बोल रहे हैं, भगवान रूप धारण करके आप नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। उनको अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए, ऐसा ना हो हमने मिसअंडरस्टैंड। क्या आपको ये नहीं पता आप कैसे प्रवक्ता बन गए? आप कैसे प्रवक्ता हो? आपके संस्कार है थोड़े बहुत कि नहीं? आप कम से कम पहले संस्कारों को समझिए जी। अरे समीर भाई जी, कैसे प्रवक्ता है? इनको ये नहीं पता राम बनेगा मंदिर बने। क्या भारत की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं? क्या टूरिस्ट प्लेस को खत्म करना चाहते हैं ये पार्टी वाले? अपनी बात पूरी कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, छोड़ दीजिए अभी फिलहाल पर्सनल टिप्पणियां छोड़ दीजिए जी। देखिए, मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा कि इस टाइम पर बहुत सारे हिंदू ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं होती हैं, वो चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, समाजवादी पार्टी से हो, सब चाहते हैं कि हमारा जो आस्था है मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, अब उसको भी बनवा दें। साथ में विकास की बात तो हो ही रही है, विकास सब पार्टियां जैसा कर रही हैं वो करती हैं। लेकिन अगर धर्म के तौर पर, हिंदू धर्म के तौर पर मैं बोलता हूं, तो कम से कम वहां मंदिर बनवाने के लिए कोई तो आगे आए ना, उनको कम से कम आगे आना चाहिए। अब विकास कहां है, किधर विकास है? ना बीजेपी ने दिखाया, ना कांग्रेस ने दिखाया। अभी नायक साहब कह रहे थे 25 साल से गरीबी, भुखमरी, ये सब चल रहा है। अब नायक साहब अब पिछले 15-25 साल से देखे तो 10 साल से तो मनमोहन सिंह साहब ही थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को, वोटर को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है यहाँ। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए और सभी पार्टियों को बनाना चाहिए। वहां पर सबको बोलना चाहिए कि मंदिर बनना चाहिए। विकास का नाटक तो हमेशा होता रहा है कि हम गरीबी दूर करेंगे, विकास दूर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब समीर भाई, मतलब विकास मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से, असली मुद्दा यही है? देखिए, मुद्दा अगर होता तो बताइए कि इतना बुरा हाल है अभी। मुझे ना तो बीजेपी दिखाई दे रही कि विकास उन्होंने किया है, पिछले 2.5 सालों में बीजेपी आई है, वो दिखाएं कहीं पर भी कोई चीज तो ऐसी दिखाएं मोदी साहब के ये हमने विकास कर दिया। कोई एक चीज तो बता दें कहां देश के हित में ये काम किया गया है। या समाजवादी पार्टी ये बता दे कि उन्होंने कौन कौन से, इतना बुरा हाल है सड़कों का, जहां एक हाईवे की बात करते हैं समाजवादी पार्टी वाले, इतना बुरा हाल है सड़कों का, 10 किलोमीटर 1 घंटा लगता है। 20 सेकंड में मैं आपको विकास गिनवा दूंगा। रावत साहब, माफी के साथ मैं 20 सेकंड में आपको विकास गिनवा दूंगा। धरातल पे जाइए, सड़कों का इतना बुरा हाल है, बिल्कुल इतना बुरा हाल है कि मैं खुद अनिल जी मैं धरातल की बात कर रहा हूं। 20 सेकंड दीजिए। अनिल जी मेरी बात सुनिए। विकास की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा बीजेपी को कोसने का काम। मैं सिर्फ 20 सेकंड चाहता हूं, मैं विकास गिनवा दूंगा। मैं देता हूं आपको 20 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा राम मंदिर के इश्यू पर बीजेपी को कोसने का काम किया, लेकिन अयोध्या को विकसित करने का क्या आपने बीड़ा उठाया? कभी सोचा अयोध्या के बारे में, वहां के संतों के बारे में कि वो चाहते क्या है? कि वो चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विकास,
देखिए अभी वो कभी नहीं कहते कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमको बना, उससे पहले बना के दे दो, हमको साल भर के अंदर बना के दे दो। वो लोग कभी ऐसी बातें नहीं करते। आप जाइए उनसे बात कीजिए, वो कहेंगे हमें चाहिए अयोध्या का विकास। वो आपने किया नहीं। यही होना चाहिए। हाँ। मैंने पहली ही लाइन में ये कहा कि आज हम उत्तर प्रदेश में चुनाव में जा रहे हैं तो सिर्फ विकास और विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं। और मैंने ये भी बताया कि जो ये लोग ऐसे समय में, क्योंकि 5 चरण बीत गए हैं और अब इनकी बौखलाहट ये जग जाहिर है, ये अभी देखिएगा आप धीरे धीरे और स्तर नीचे गिरेगा इसका। और बाकी रावत साहब ने विकास की बात करी थी, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने क्या विकास किया है। मैं बस 20 सेकंड में बता देता हूं। सर मैं आपको बता दूं कि 11 मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने बनाए, 1000 मेडिकल सीट्स बढ़ा दी हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने बनाया, लखनऊ में आईटी हब बन रहा है, 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। मैं आपको बता दूं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ, सुन लीजिए ना, अयोध्या में क्या किया? अभी मुझे आप अयोध्या अगर मुझे रफ्तार में पिछड़ा ही रह गया। नहीं बिल्कुल नहीं। अयोध्या का जिक्र होता है। आप अयोध्या के छात्रों से पूछिए क्या उन्हें लैपटॉप नहीं मिला। आप उन महिलाओं से पूछिए क्या उन्हें 500 रुपए हर महीने पेंशन नहीं मिलती। आप पूछिए क्या जो हमने, सुन लीजिए ना साहब मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है हमने 4 लेन अयोध्या में ही जिला कार्यालय को 4 लेन करने का काम हमने किया है। नईम साहब ये विकास की बातें सिर्फ कहने के लिए हैं क्या? अरे साहब मैंने दरअसल ये बिल्कुल कहने के लिए है। अभी आपकी पार्टी में रोजगार की ये बात नहीं कर रहे हैं। नईम साहब ये विकास का मुद्दा सिर्फ दिखाने के लिए है क्या कि टीवी पर आकर बैठ जाओ और फिर विकास की बातें करो बड़ी बड़ी, लेकिन असल मुद्दे जो हैं वो दरअसल ग्राउंड पर हिंदू मुसलमान करने से ही वोट मिलता है, ये मानकर बैठ गए हैं क्या नेता? आपकी पार्टी में भी हम देख रहे हैं लगातार मायावती, हमने इतने मुसलमानों को टिकट दिया, हमें मुसलमान वोट दें। तो ये जो धर्म की राजनीति है ये कब बंद होगी? देखिए बहन कुमारी मायावती ने सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया है, अगर आप देखिए। हाँ। दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी से आप देखिए 5 राज्यों में अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। तो भेदभाव की राजनीति, वैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो भेदभाव की राजनीति तो मोदी जी खुद करा रहे हैं, बीजेपी खुद कर रही है। हाँ। दूसरी आज कह रही उमा भारती कह रही है गलती हो गई, गलती आप बाद में गलती बताने लग जाएं। दूसरी चीज ये है कि मैं अनिल जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ लैपटॉप नहीं चाहती, वो रोजगार भी चाहती है, एजुकेशन भी चाहती है, सेफ्टी चाहती है। रोजगार दिए हैं, 40,000 पुलिस की भर्ती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको जान आरटीआई डालिए, आरटीआई नाम की एक चीज होती है, आरटीआई डालिए, और अगर आरटीआई में आपको जवाब ना मिले तो मैं अगले दिन आपके पास डिबेट में मौजूद रहूंगा। जो आप सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आपका कारनामा देखा, वो गुंडागर्दी देखी है, बिना वो दंगे देखे। बताइए जो मुख्तार अंसारी को पार्टी में लिया है वो गुंडा भैया जैसा राजा भैया है, गायत्री प्रजापति हैं जिनके ऊपर अभी नरेंद्र कश्यप इनकी पार्टी के मुद्दा भटक जाएगा। अनिला जी महन ज्ञान दास जो अखाड़ा परिषद के हैं, हनुमानगढ़ी के अखाड़े के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक दलों ने सिर्फ छलावा किया है, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर छला गया है, इसलिए राम मंदिर के नाम पर वोट। बीजेपी कहा, हाँ बिल्कुल इशारा उसी की तरफ था, इशारा बीजेपी की तरफ था। अनिला जी क्या आप ये मानती हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके दल के ऊपर, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी ने राम मंदिर के नाम पर वोटरों को सिर्फ छला है? नहीं देखिए, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं और बहुत ही विनम्रता से मैं ये बात अपनी कहना चाहूंगी। अगर वो आपका ये शो भी देख रहे होंगे, हो सकता है कि उनको कुछ नाराजगी रही हो भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए उन्होंने इस तरीके से बोला है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति हैं और बहुत ही, जहां तक मुझे, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानती, परंतु मुझे जो पता चला उनके विषय में कि बहुत पॉलिटिकली अवेकेंड भी हैं। परंतु ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी ने छला है, तो यहाँ इसका मैं बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध करूंगी। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने कदम हर चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठाया जाता है, होता कुछ नहीं है। मुझे 10 देखिए, मैं बहुत शांति से बैठी थी समीर जी, मैं बात पूरी कर लूं। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी आप क्या कह रहे हैं। नहीं आप शांति रखिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप जो पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगी। अनिला जी, पर पहले जो आपने पूछा उसका तो उत्तर देने दीजिए। आप सिर्फ स्पीच नहीं दे सकती ना, आपको मेरे सवाल का जवाब तो देना होगा। मुझसे आपने गुरु ज्ञानदास जी के विषय में पूछा, आपने कहा कि क्यों नाराज है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आपको बता दिया जवाब, अगर सुनेंगे तो। जी बोलिए। धमका रही हैं। मैं बोल तो रही हूँ, मैं कह तो रही हूँ कि उनको कुछ नाराजगी रही होगी, इसलिए बोल रहे हैं। अगर किसी भी पार्टी ने कुछ कार्य किया है या
या कदम उठाया है रामलला मंदिर बनने के लिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। और गुरु ज्ञानदास जी भी जानते हैं, सब्जुडिस्ट है, जबरदस्ती वहां मंदिर नहीं बन सकता है। या तो पार्लियामेंट में सारे राजनीतिक दल बैठ जाएं और इस समस्या का एक हल निकाल लें। उसके लिए बाकी राजनीतिक दल नहीं तैयार होंगे, क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उनको बहलाकर रखना है एक धर्म के लोगों को कि हम तुम्हारे बहुत बड़े हिमायती हैं, भारतीय जनता पार्टी से डरे रहो। तो मैं उनकी बात का संज्ञान लेते हुए यहां पर यह बात क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि मेरे छोटे भाई अनिल ने अभी यह कहा कि हम लोग कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करते हैं। समीर जी, मैं आपको याद दिलाऊं, अब से करीब 1-1.5 साल पहले का एक बहुत मुद्दा चला था उन्नाव का। गंगा नदी में बहुत सारी लाशें मिली थी जो कि तैर के तट पे आ गई थी, और मीडिया ने भी खूब चलाया था। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि शमशान घाट बन ही नहीं पाते हैं हिंदुओं के लिए। तो जो गरीब लोग हैं वो बेचारे कई बार नदी में डेड बॉडीज को बहा देते हैं। हमें भी उन गरीब लोगों के लिए सोचना चाहिए, उनके लिए भी सम्मान चाहिए कि उनकी जो अंत्येष्टि हो सम्मान के साथ हो जाए। मैं ये बात यहाँ करना नहीं चाहती थी, पर बारंबार जो हमारे विरोधी दल हैं कहते हैं इनको तो शमशान घाट बनवाने हैं, इनको तो शमशान घाट बनवाने हैं। हाँ, बनवाने हैं, जिससे हर हिंदू की अंत्येष्टि जो है सम्मान पूर्वक हो सके। ठीक है, मैं बता देता हूँ। उतना नहीं बनाया अनिल जी, ये तो मुद्दा बहुत चला था मीडिया में, बहुत डेड बॉडीज जो तैर के तट पे आई थी। देखिए पिछले 3 साल में 327 करोड़ रुपए से 1648 शमशान हमने बना दिए, और 500 प्रदेश में उस हिसाब से तो शमशान घाट बनवाइए। अब तो मैंने उदाहरण के साथ दे दिया है। मैंने क्या बताया समीर जी? अब तो इस चीज को बात आगे निकल गई। मैं बताता हूँ ना आपको ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी बता देता हूँ आपको। मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूछती है कि 3 साल में क्या किया, तो ये वो 3 साल का विकास नहीं बताते। ये जाते हैं कि भाई ईद वाले दिन बताओ बिजली आई थी, तो दिवाली वाले दिन नहीं आई थी। अयोध्या में क्या डेवलपमेंट करा दिया, श्रावस्ती में क्या डेवलपमेंट करा दिया, वाराणसी में क्या करवा दिया। आपकी स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराना आपका काम है। हाँ, नेशनल हाईवेज के काम हमने बहुत सारे करवाए हैं। आपके मुख्यमंत्री जी ने केवल और केवल शिलान्यास करवाने का काम तो करवाया है और कुछ नहीं किया है। अरे अब आप भी ऐसे कहेंगी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। क्या यूपी के वोटर्स के लिए, यूपी के लोगों के लिए मंदिर मस्जिद अब भी चुनावी मुद्दा है? बहस जारी है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो क्या मंदिर मस्जिद अब भी यूपी में चुनावी मुद्दा है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शंकर जी वीएचपी से हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, आज अगर आप महंत ज्ञानदास का जो पूरा स्टेटमेंट है वो देखें, वो ये कह रहे हैं कि 1992 में बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कारसेवकों ने जिस विवादित ढांचे को गिराया वो मस्जिद थी ही नहीं, वो मंदिर था, क्योंकि वहां पर रामलला की पूजा हो रही थी 85 में, जब से राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था उसके बाद से ही। इस लॉजिक से आप संतुष्ट हैं? आप मानते हैं ये बात सही है? समीर जी, ये विश्व हिंदू परिषद के कारसेवक नहीं थे। हाँ, ये देश के लाखों लाख लोग जब इकट्ठा हुए थे, और आपको ध्यान है वो जो वोट क्लब में जो रैली हुई थी, वो आज तक की सबसे बड़ी रैली है। उसमें देश के हर मत से, हर पंथ से, हर संप्रदाय से, हर जाति से वो लोग थे, और हर विचारधारा के लोग थे। वो केवल और केवल नहीं, इस बयान के जरिए वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, इसमें राम मंदिर बने ऐसी मंशा नहीं है किसी। मैं आपको वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समीर जी, देखो, राजनीतिक कोई विषय होगा, वो जो राजनीतिक क्षेत्र के प्रवक्ता होंगे वो आपको उसका उत्तर देंगे। मैं आपको उसकी जमीनी हकीकत बताता हूँ कि उस राम मंदिर के उस अभियान में इस देश का हर वो व्यक्ति जो राम भक्त था, उसमें किसी न किसी प्रकार से उसने अपनी आहुति डाली थी। तो उसमें यह कहना कि विश्व हिंदू परिषद के कारसेवक थे। एक दूसरी बात, इसको राजनीतिक मुद्दा
हम कहते हैं अगर बनाना है तो सब लोग बनावे ना जी। हम तो कहते हैं हर पार्टी का व्यक्ति इसको मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा शासन से भी जुड़ा हुआ है। नहीं, बार बार ये कहा जाता है ना मस्जिद गिरा दी गई, वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा तो था ही नहीं, एक बात मंदिर गिरा दिया गया। समीर जी आपने याद दिला दी, अभी अनिल भाई हमारे कह रहे थे, बहुत सारी चीजें कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है, तो ये क्यों बोल सकते हैं? तो इनके हर प्रवक्ता के मुंह से हमने सुना मस्जिद की बात करते थे, वो मंदिर की बात नहीं करते, मस्जिद की बात करते हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो ये किसने अधिकार दे दिया कि आप मस्जिद की बात करें? मंदिर की बात तो हम करते हैं, क्योंकि ये चैनल पे भी पोलराइजेशन कर रहे हैं, हमारे चैनल पे पोलराइजेशन कर रहे हैं। समीर जी हमारे आप बताइए समीर भाई, आप इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं, क्या मैंने मंदिर या मस्जिद किसी का जिक्र भी किया? ये चैनल पे पोलराइजेशन कर रहे हैं, यही इसी राजनीति की मैं बात कर रहा था। और ये देखिए बीएचपी, आरएसएस, ये बीजेपी की बी टीम है। अभी जो हाई कोर्ट से इसका निर्णय हुआ था, उस निर्णय में 1528 से पहले वहां हिंदू भवन था, ये हमारे माननीय न्यायाधीशों का भी कहना था। तो हमारे लेकिन हाईकोर्ट के उसी ऑर्डर को आपने भी तो चैलेंज किया है ना सुप्रीम कोर्ट में। हमारे आपने कौन सा मान लिया? हमारे कहने का एक आधार है, लेकिन मस्जिद कहने का क्या आधार है? मस्जिद कहना देखिए फिर पोलराइजेशन हो रहा है, फिर देखिए मंदिर मस्जिद पे फिर बात आ गई है। कहना राजनीतिक। रावत साहब महंत ज्ञानदास जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझे? समीर जी मेरी आपसे पोलराइजेशन करने से कम रोका जाए चैनल पे। ठीक है, महंत ज्ञानदास जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझ पाए? समीर जी जी देखिए, मैं महंत ज्ञानदास जी विद्वान आदमी है, उनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो बयान मैंने यहां सुना भी टीवी के ऊपर, मुझे लगता है वो राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित है, और संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कि वहां मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, और वो वहां जो ऊपर जो गुम्बद थी वो निश्चित तौर पर मस्जिद की गुम्बद थी, और मैं उस अभियान में था, जैसा भी तिवारी जी बोल रहे थे, वहां हर आदमी उसमें आहुति दी, मैंने भी आहुति दी, और वहां पर झंडा भी लगा हुआ था, और वहां चांद तारे की ईंटें भी थी, वो गुम्बद थी, नीचे भगवान राम के पिलर थे, मंदिर के पिलर थे, उन पिलरों को तोड़ के बनाया गया था। अब वो अगर इस बात को कहते हैं तो मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। महंत ज्ञानदास जी ने शायद राजनीति से प्रेरित होकर बयान दिया होगा, लेकिन इतने हजारों वर्षों से, त्रेता युग से अगर वहां मंदिर है राम का, और भगवान राम के नाम से भारत देश जाना जाता है, और यहां हमारे यादव जी कह रहे हैं वहां ना मंदिर बने ना मस्जिद बने। अरे यादव जी, कम से कम आप हिंदू हो, आप हिंदू वो ऐसा नहीं करना, तो भगवान राम का बनना चाहिए, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। रावत साहब नहीं सर, पहले आप देखिए, आपने मेरा नाम लिया और आपने मुझ पे झूठा आरोप लगाया। समीर भाई पहले इस बात को क्लियर करिए। यादव जी ने कहा था, मेरी तसल्ली के लिए फिर बता दीजिए। और जो अब्बास साहब बैठे हैं, सुन लीजिए, समीर भाई कुछ बता रहे हैं। जी रावत साहब, नईम साहब का स्टेटमेंट था वो, बताइए समीर भाई जी। अनिल जी ने नहीं कहा था। ठीक है, मुकेश नाइक साहब हमारे साथ मौजूद है। नाइक साहब, अगर उन्होंने भी बोला है तो आपको क्या लगता है फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स चुनाव के एन पहले या चुनाव के दौरान बीजेपी के लीडर्स की तरफ से क्यों दिए जा रहे हैं? इसके पीछे मंशा क्या है? जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, तब यह कहना कि हम 1 साल के अंदर राम मंदिर बना देंगे, अयोध्या में रहना है तो राम मंदिर कहना है, इस तरह की चीजों को चुनाव के दौरान दोहराने का क्या मतलब है? अरे भाई, इन्हें मंदिर बनाना ही नहीं है। मंदिर मुद्दा इनके लिए घोषणा पत्र का विषय है, अयोध्या का विषय नहीं है। इन्हें मंदिर अपने घोषणा पत्र में बनाना है, भाषणों में बनाना है, सम्मेलनों में बनाना है, चुनाव में बनाना है, अयोध्या में नहीं बनाना है। अगर इनकी मंशा होती अयोध्या में मंदिर बनाने की, तो ये एप्लीकेशन लगाते, शपथ पत्र देते कि रोज सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में, ये लोकसभा में सभी राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं को बिठालकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाते, उनसे राय लेते, कुछ पहल तो करते। कोई रोड मैप ही नहीं है। इनको पता है कि एक दफे अगर मंदिर बन गया तो पोलराइजेशन का सबसे धारदार हथियार जो इनके हाथ में है, इनके हाथ से चला जाएगा, इसलिए इन्हें मंदिर बनाना ही नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है। अनिला जी, इस पर जवाब चाहूंगा आपका। वो कह रहे हैं मंशा है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नायक जी, नहीं तो बिल पास हो सकता था। नहीं देखिए, नहीं अनिला जी बैठी हैं, और मैं ऐसा नहीं है, अगर अभी 3 साल होने वाले हैं मोदी साहब को। रावत साहब, अनिला जी जवाब दे रही हैं, सुन लीजिए। नहीं रावत जी, जैसे नहीं, 1 मिनट पहले भी आपने ये बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3.25 वर्ष में क्या किया। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपके मुंह से मैं ये बात सुन रही हूं। क्या आप इसको नकार देंगे
कि जो उरी जो सुनो आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी ने अगर एक भी बिल अगर वो लेके आए होते राम मंदिर के लिए, अन्ना जी पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा दर्द भी सुन लीजिए और मेरा दर्द जवाब दे दीजिए अनिला जी, वक्त निकला जा रहा है। मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। अगर मोदी साहब एक बिल लेके आए थे कि मैं मंदिर का निर्माण कराना चाहता हूँ और वो राज्यसभा में गिर जाता तो हमें खुशी होती। अगर वो गौ हत्या का अगर बिल लेके आते और वो गिर जाता तो हमें खुशी होती। यूरिया में जो कालाबाजारी होती थी वो खत्म करवाया कि नहीं करवाया? नहीं साहब, इस बात में आपको दम नजर आता है जिसका जिक्र नाइक साहब ने किया कि दरअसल मंशा है ही नहीं कि राम मंदिर बने, क्योंकि अगर मंदिर बन जाएगा तो फिर तो सारी राजनीति जो इसके इर्द गिर्द घूमती है वो खत्म हो जाएगी उसी में। बिल्कुल 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 मैं इनकी बात को सहमत करता हूँ। और एक मिनट सुन लीजिए जी, नहीं ये बिल्कुल सही है कि बीजेपी का नारा तो रहता है हर चुनाव में, 25 साल से एक ही नारा है कि मंदिर बनाना है पर टाइम नहीं बताना है, ना तारीख बतानी है। सिर्फ और सिर्फ जो है चुनाव के वक्त ही मंदिर याद आता है। इनकी मंशा ही नहीं है कि मंदिर बने। सरकार इनकी है, 3 साल से सरकार इनकी है, मेजोरिटी में ये है, उसके बावजूद भी मंदिर नहीं बन रहा। इस देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक क्या किया? 92 योजनाएं वो लेकर आए हैं और हर योजना के विषय में मैं यहाँ बैठकर आपको बता सकती हूँ। कार्यक्रम मुद्दा है मुद्दे का आगे तक इस्तेमाल करना है। विजय शंकर जी, ये चिंता की बात है आपके लिए, क्योंकि संत जो हैं वो भी अब सवाल उठाने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की मंशा पर ये आपके लिए चिंता का विषय है क्या? रावत साहब एक मिनट सुन भी लीजिए दूसरों की। रावत साहब सुन तो लीजिए। विजय शंकर जी, ये चिंता का सबब है क्या बीएचपी के लिए? समीर जी, जो मुद्दा 1947 के पहले भी था और 1947 के बाद आज 2016 है, हाँ, आज तक है। हम अभी तक चिंतित थे। अभी तक तो उस मुद्दे के साथ खड़े होने वाले लोग भी नहीं मिलते थे। कम से कम एक पार्टी है जो इस मुद्दे के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। बाकी तो वो मंदिर का नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं है, वो तो किसी प्रकार की बात करने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं अगर चर्चा करनी पड़ती तो मस्जिद बात करते हैं। तो कम से कम एक सबक और एक आस्था बस इसी में खुश हैं आप और चाहते हैं कि संत भी खुश रहे, क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं राम मंदिर का। बस रहने वाली है, कराने वाली कुछ नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाला काम है और कुछ भी नहीं है। नजीम भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी मुद्दे के साथ, किसी काम के साथ खड़ा होना भी आज के समय उसको कम मानते हैं क्या आप? आप मुद्दे के साथ खड़ा होना सियासी फायदे के लिए, इसमें फर्क है ना। एक होता है मुद्दे के साथ खड़े हैं आप, एक होता है आप अपने फायदे के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए इस मुद्दे के साथ खड़े हैं। संत लोग अब वही कह रहे हैं, समीर जी, जो संत हैं, जो महंत हैं, वो अब यही बात कह रहे हैं समीर जी कि सिर्फ छला जा रहा है हमें। समीर जी, हाँ, आज राम भक्त बहुत देर होकर के एक बात कर सकते हैं। तो एक समय तो ऐसा होता कि आप बात ही नहीं कर सकते थे। आज कम से कम भगवान श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की बात कर सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। भरोसा उठ गया और एक मिनट, आज संत भी कह रहे हैं ये भरोसा की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने 18 कार सेवक मारे थे, जिन्होंने वहां जो कार सेवा करने गए थे 18 कानून को अपने हाथ में लिया गया था। ये वो बात कर रहे हैं, वो बात कर लिया गया था। देखिए कहा अगर कानून में आप लिया जाएगा तो रावत जी ने कहा आप मार दोगे, आप गोली मार दोगे। हनुमान गोली लेके बहस कर सकते हैं, गोली मार दोगे, उसको लेके बहस कर सकते हैं आप। नहीं समीर जी, गोली मार दोगे आप, ठीक है, लेकिन कानून अपने हाथ में लिया गोली मार दोगे आप, तो फिर तो प्रशासन अपना काम करे। गोली मार दोगे आप, कैसे टैकल किया गया? आप मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं? छोटी सी बात थी जो कांग्रेस के नाइक साहब ने इतनी बढ़िया बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूं कि आप 3 साल से शासन में हो। अगर थोड़ी सी ये कह रहे हैं खड़े हैं हम मंदिर के मुद्दे के साथ, कैसे खड़े हो भाई? आप सीधे खड़े हो, टेढ़े खड़े हो, कौन से तरीके से खड़े? सुन ली नहीं विजय जी, अब मेरी बात सुनिए। नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं अब आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो विजय जी। विजय जी एक बात मैं यहाँ बोल लीजिए, आप ज्यादा चिल्लाएंगे दिक्कत होगी आपको। अनिल बोलिए, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। बात कही वो बिल्कुल बढ़िया बात कही कि आप ये बता दीजिए 3 साल से आप केंद्र में हैं, आपने कभी कोई सर्वदलीय कोई बैठक बुलाई, सारे दलों से बात करने की कोशिश की, कोई आपने एफिडेविट कहीं लगाया हो इस बारे में? तो यही सब चीजें आपकी मंशा को दर्शाती हैं। और आज हमारा संत समाज भी और हिंदू समाज भी ये सब लोग जान गए हैं कि आपकी मंशा सिर्फ राम मंदिर बनाने के चुनाव के टाइम पे होती है। और एक और बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि ये इनके मैनिफेस्टो में हो सकता है, चुनाव के एजेंडे में हो सकता है, पर अयोध्या में नहीं हो सकता। इन्हीं के लिए बात है,
ठीक है, अनिला जी जवाब दे रही हैं। अनिला जी, मैं जवाब ये चाहूंगा क्योंकि लगातार मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल मंशा ही नहीं है कि राम मंदिर का निर्माण हो, मंशा जो है राजनीति खत्म हो जाएगी बीजेपी की। देखिए ऐसा है, मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी की बेहद स्पष्ट है। अगर कोई समझना चाहता है तो समझे, ना समझना चाहता है तो ना समझे। इस प्रदेश की जो जनता है वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दिल से चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण हो। संत भी मना कर रहे हैं। अनिल जी बोल रहे थे कि एक बार भी क्या प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि एक बिल नहीं आया संसद में, एक बिल नहीं आया राम मंदिर बनाने के लिए, कोई हल ढूंढ सके। रोज चैनल पर बैठ के कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो है बीजेपी को ये गाली सुनाती है कि हम राम मंदिर वहां पर बनवाना चाहते हैं। क्या गया मंशा है तो क्या गया? अगली हियरिंग की क्या पिटीशन डाली गई सरकार की तरफ से? क्या संसद में बिल लाने की कोशिश की गई? ये वो सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना। ये बोलते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, हम जो है ठोक के बोलते हैं कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए, परंतु इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट क्या फैसला करता है। और आप लोग यहाँ बैठ कर जो राजनीतिक दल है गालियां सुनाते हैं हम लोगों को, नहीं, बस ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सीना ठोक कर कहती है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? मुझे उस पार्टी का नाम बता दीजिए अनिला जी जिस बात का जिक्र कर रही है। कोई ऐसी पार्टी जिसने अब तक ये स्टेटमेंट दिया है क्या? ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने ऐसा कुछ बोला हो। दूसरी चीज, मैं अभी अमित शाह जी का एक बयान सुन रहा था। अनिला जी मेरी बात सुन लीजिए। अभी अमित शाह जी बोल रहे थे टीवी पर कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो वो 12 बजे तक सारे बूचड़खाने बंद कर देंगे। तो आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, सब जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, एक भी बूचड़खाना बंद नहीं हुआ। तो फिर बीजेपी तो जुमला पार्टी है और जनता का विश्वास पूरी तरीके से खो चुका है। साधु संतों का भी विश्वास खत्म हो गया है बीजेपी के ऊपर। आप कोई मंदिर बनाने वाले, आप मंदिर बनाने वाले नहीं है। ठीक है, मुकेश नाइक साहब बहुत देर से कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मुकेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गोवा में भी इनकी सरकार है, राजस्थान में भी इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है। गोवा में गाय इनकी मम्मी नहीं है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। गोवा में खुलेआम गौ मांस मिलता है पूरे हर होटलों में। इनका अरुणाचल में मिलता है, सिक्किम में मिलता है, नागालैंड में मिलता है गौ मांस। और गोवा में तो इनकी सरकार है, वहां गौ मांस क्यों नहीं बंद कराया इन्होंने? 40 लाख टन मांस निर्यात हुआ है पिछले साल, 40 लाख टन मांस का निर्यात हुआ है। मोदी जी ने कहा था भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, कसाई बना दिया भारतवर्ष को। अनिला जी, जो दावे यूपी को लेकर किए जा रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो ये कर देंगे, हम सत्ता में आए तो ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, वो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं नजर आता? सवाल ये है। रात को जो है जानवर चोर जो है जानवरों को खोल के ले जाते हैं, गाय भैंस और बछड़ों को खोल के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। रात भर में वो कट के पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती है। अनिला जी, देशों में जहां आपका राज्य है वहां की बता दीजिए ना, बन जाने वहां कोई कानून ही नहीं बनाया। अब कानून के लिए भी अनिला जी बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि यूपी में बीजेपी ऐसे दावे कर रही है जहां पर उसकी सरकार है, वो काम वहां पर नहीं हो रहे, लेकिन यूपी में दावा किया जा रहा है कि हम यहां सत्ता में आए तो ये कर देंगे। ये कहा जा रहा है। जवाब तो रह जाएगा। समीर जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा है कि इलीगल बूचड़खाने जितने भी हैं उन पर ताले लग जाएंगे। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, इलीगल का जिक्र नहीं किया गया है। यांत्रिक कत्लखाने, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है। किया है। पैसा कहां से आता है? विश्व में ब्राजील के बाद सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश हो गया है भारत। हाँ अनिल जी, ये इलीगल निर्यात में दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है भारत। वो स्टेटमेंट या तो इन्होंने मुझे लगता है ये अमित शाह जी को भी सही से नहीं देखती है, उनकी स्पीच भी नहीं देखती है, क्योंकि साफ साफ उसमें कहीं इलीगल बूचड़खानों की बात नहीं हुई थी। और तो और उन्होंने कत्लखाने कहा था, और वही कत्लखाने जो महाराष्ट्र में तेजी से चल रहे हैं, वही कत्लखाने जिनके इनकी संगीत सोम जिसमें पार्टनर है, वही कत्लखाने जो कि इनकी पार्टी को इलेक्शन के लिए फंड देते हैं। नहीं, अरे डिबेट हुई थी उस बात पे, कैसी बात क्या भारतीय? अच्छा आप बता दीजिए, महाराष्ट्र में बंद है क्या? महाराष्ट्र में बंद है बताइए। विजय जी, आप तो बहुत सच्चे आदमी है, बता दीजिए महाराष्ट्र में बंद है क्या?
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बात आएगी राजनीतिक पार्टी में जिससे सोसाइटी को पोलराइज किया जा सके। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, सुन लीजिए, मेरी एक बात पूरी हो जाने दीजिए। अनिल एक उत्तर दे देता हूं। खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। मैं गाय वाली बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं। एक गाय की हत्या करने वाले व्यक्ति को आप नमस्ते हैं और एक गाय की रक्षा करने वाले को आप नमस्ते नहीं है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? पहले फोरेंसिक लैब से आती है रिपोर्ट के वहां कोई गाय का मांस नहीं मिला है, बिल्कुल उसके बाद 4 महीने बाद आती है। अरे नजीम भाई, क्या बात कर रहे वो हैं? रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट बात की है, वो रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट बात की है, ये दो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट करके दो रिपोर्ट एजेंसी बात बात की है, वो बात की रिपोर्ट है, बात रह की है। अच्छा आप सीनियर आदमी हैं, आप मेरी एक बात सुनिए। मैंने कहा ना वो घास के मांस की बात जो आपसे आप नहीं, मैं उनके साथ खड़े, आप सभा के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं क्या? ठीक है, पॉलिटिकल हो गए अभी तो ये पॉलिटिकल नहीं, आप गलत हो गए। दो निर्णय। चलिए ठीक है, दादरी का जिक्र नहीं कर रहे, नहीं, वो अभी साबित नहीं हो पाया। मुझे बस विजय जी इस मसले पर इतना पता है कि ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है कि वो मीट किसका था। अगर आप दादरी का जिक्र कर रहे हैं, नहीं साबित हो पाया, मैं ये नहीं मान सकता कि वो मीट किसका था। ठीक है, ना, अभी ये साबित नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मंशा दिल में हो वही रखी जाए और सिर्फ कुछ मुद्दों का जिक्र करके वोटर्स को पोलराइज करना और उसके सहारे वोट ले लेना, यह मंशा कम से कम नेताओं की ना रहे, यह आगे प्रवृत्ति देखने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।